क्या कैंसर का वाकई कोई इलाज है या फिर नहीं है? कैंसर का इलाज डिपेंड करता है कि किस स्टेज में इसको डायग्नोस किया गया है। तो क्या कैंसर का जो 4th स्टेज पे है, क्या वो बाहर जाके भी ठीक नहीं हो सकते? तो मोस्ट ऑफ द स्टेज 4 कैंसर्स आर नॉट क्योरेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। किसी को अगर कैंसर होता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है मौत। कैंसर इज नॉट अ डेडली वर्ड एनीमोर। वी हैव एक्सीलेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर। अगर सर कैंसर किसी को है तो उसके सिम्टम्स क्या होता है? भी आपका वजन लगातार कम हुए जा रहा है तो ये एक कैंसर का संकेत हो सकता है। कैंसर छूने से फैलता है? कैंसर एक इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है। जब कीमो होती है तो काफी लोगों के बाल हट जाते हैं, झड़ जाते हैं। बट 60 to 80% ऑफ द पेशेंट टू एक्सपीरियंस हेयर फॉल। कीमोथेरेपी बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है। पर से कीमोथेरेपी इज नेवर पेनफुल। ओके, तो क्या बच्चों को भी कैंसर होता है सर? बच्चों के अंदर कैंसर बहुत कॉमन होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर अवेयरनेस पॉडकास्ट में। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिससे आज भी लोग डर जाते हैं, कई बार सही इलाज में देरी कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है गलत जानकारी और मिथ्स। आज इन्हीं मिथ्स और सच्चाई पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल गोयल जी, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, नीति बाग, न्यू दिल्ली से। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कपिल गोयल जी का। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? सर ग्रेट, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो सर, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा आपको बुलाया। एंड सबसे बड़ी बात ये, कैंसर के ऊपर जो मिथ्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप से लोगों के पास गए हुए हैं। तो आज हम इस पूरे पॉडकास्ट में ये जानेंगे कि कैंसर से क्या कॉजेज है और क्या प्रिवेंशन है। Absolutely, absolutely. It is a very, very important topic and I'm glad that you are talking about it. और आजकल क्योंकि कैंसर का इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो it becomes even more important and every one of us should be educated about it. Every one of us has to be aware. थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आपने टाइम दिया हमें। एंड पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ये हमें भी पता है। क्या कैंसर का वाकई कोई इलाज है या फिर नहीं है? कैंसर का एक्चुअली इलाज पॉसिबल है। कैंसर का इलाज डिपेंड करता है कि किस स्टेज में इसको डायग्नोस किया गया है। सो यूजुअली कोई भी कैंसर की 4 स्टेज होती हैं जिसमें हम डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। So stage 1 and 2 are very early cancer. Stage 3 is something that we call as locally advanced, in which the tumor has spread a bit. And stage 4 is a metastatic cancer where it has spread from one organ of the body to another organ of the body. Okay. So stage 1, 2 and 3 ये curable है, इनका क्योर किया जा सकता है in majority of the cancers. But जो stage 4 होता है उसका unfortunately complete treatment available नहीं होता है। It can only be controlled, but it can never be cured. So in a way ये एक लाइलाज। तो क्या कैंसर का जो 4th स्टेज पे है, क्या वो बाहर जाके भी ठीक नहीं हो सकते, या मतलब बाहर आउट ऑफ इंडिया, या फिर वैसे, या फिर इंडिया में इलाज इसका नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया चल रहे होते हैं, उनमें से कुछ ट्रायल्स इंडिया के अंदर भी चल रहे होते हैं। बाय एंड लार्ज इफ मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द स्टेज 4 कैंसर्स आर नॉट क्योरेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड नाउ। बट ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे न्यूअर एडवांसेस जैसे कि इम्यूनोथेरेपीज एंड टारगेटेड थेरेपी आ गए हैं जिनसे हम बहुत लंबे समय तक उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन अप टू 5 years 10 years तक भी हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। बट स्टेज 4 पे क्योर बहुत ही रेयरली हो पाता है। अच्छा, एक और चीज़ मेरा आपसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आजकल जब किसी को अगर कैंसर होता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है मौत। तो उसको ऐसा लगता है कि शायद ये क्योरेबल है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट उस तरीके से बनाना कि हाँ ये क्योरेबल है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? See, this is the biggest myth. I want to tell this to all my audience. Cancer is not a deadly word anymore. We have excellent treatment available for it. Particularly if we catch the cancer in first stage and second stage. तब तो ये most of the cases में क्योर हो भी जाता है। Only if it is in stage 4, then also it can be controlled for long period of time and patient can actually live happy, comfortable and meaningful life with good quality. ओके, अगर सर कैंसर किसी को है तो उसके सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम कैंसर के बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी वी आर टॉकिंग अबाउट। सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। सो ब्रेस्ट कैंसर में कोई भी फीमेल है उनको लगता है कि उनके ब्रेस्ट में कोई लंप उनको महसूस हो रहा है, कोई गांठ उनको महसूस हो रही है, कोई निपल का शेप बिगड़ गया है या निपल अंदर की तरफ घुस गया है, तो ये एक कैंसर का साइन हो सकता है। साथ ही हमारे देश में ओरल कैविटी यानी कि मुंह के कैंसर भी बहुत कॉमन है। तो अगर आपको लगता है कि मुंह के अंदर आपकी जीभ में या आपके आवाज में कोई चेंज आया है, आपको कोई छाला हो गया है जो कि 15-20 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये एक कैंसर का साइन हो सकता है। अगर आपको बहुत ही लंबे समय से 1 महीने से ऊपर
फीवर चले जा रहा या फिर आपका बहुत ही रैपिडली वेट लॉस हुआ है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इट इज नॉट इंटेंशनल, आपने खाना कम नहीं किया है लेकिन उसके बाद भी आपका वजन लगातार कम हुए जा रहा है, तो ये एक कैंसर का संकेत हो सकता है। लेकिन कपिल सर, आजकल उन लोगों को भी कैंसर हो रहा है, क्योंकि एक मिथ है जो लोग मतलब धूम्रपान करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं या फिर किसी नशे उत्पाद का सेवन करते हैं, उनको ही कैंसर होता है। लेकिन आजकल उनसे ज्यादा उनको हो रहा है जो ऐसा कभी भी नहीं कर रहा है। Absolutely. So smoking, tobacco consumption, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो टोबैको, खैनी, जर्दा, गुटखा किसी भी फॉर्म में हो, ये मेजॉरिटी रीजन है कैंसर के पीछे। भाई ये अकेला रीजन नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि योर फैमिली जेनेटिक्स, योर एक्सपोजर टू द पॉल्यूशन दैट इज हैपनिंग दीज डेज। ऑल्सो आप अपने फूड के अंदर जो प्लास्टिक्स कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर आप माइक्रो प्लास्टिक जो भी हम अपने फूड डिलीवरी के थ्रू जो कंटेनर्स हैं, या आप वाटर बॉटल जो प्लास्टिक में भरते हैं उनसे जो माइक्रो प्लास्टिक आ रहे हैं, आपके खाने में जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कैंसर को कर सकते हैं। सो अगर आपने कभी भी स्मोकिंग नहीं भी करी है तो भी आपको कैंसर हो सकता है। ओके, तो क्या बच्चों को भी कैंसर होता है सर? Absolutely. So pediatric oncology is a separate branch. इसका मतलब यह है कि बच्चों के अंदर कैंसर बहुत कॉमन होते हैं। फॉर्चुनेटली बच्चों के ज्यादातर कैंसर में क्योर रेट अच्छा होता है। अच्छा। बच्चों में ज्यादातर ल्यूकीमिया, लिम्फोमा जो कि ब्लड कैंसर्स हैं, और साथ के साथ ब्रेन ट्यूमर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट क्योर रेट एडल्ट कैंसर के कंपेयर में बेटर है। तो कपिल साहब, मेरा अगला सवाल आपसे बहुत ही एक नाजुक है और ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ मतलब पता भी नहीं है। जब लाइफ का एंड पार्ट आता है, यानी जब ओल्ड एज आती है, तब वहाँ पर भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? एब्सोल्युटली, बिकॉज देखिए क्या होता है, जो भी हमारी जिंदगी के टाइम में जो भी हमने स्मोकिंग किया है, टोबैको एक्सपोजर है, सन एक्सपोजर है, या कोई भी डैमेज है इस तरीके के, और एजिंग में अपने आप ही विद इटसेल्फ बहुत सारे डैमेज होते ही हैं बॉडी के अंदर, तो वो सब एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन फ्यू इयर्स। तो जब आप एक सर्टेन एज को क्रॉस करते हैं, जैसे कि 60s और 70s, तो ओवरऑल जो बॉडी में डीएनए है, इट इज मच मोर डैमेज्ड कंपेयर टू अ यूथ। इसीलिए कैंसर होने के चांसेस ओल्ड एज के साथ बढ़ने लगते हैं। कैंसर इंसिडेंस जो आजकल बढ़ रहा है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये भी है बिकॉज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। पहले जब लोग 60 से 65 साल की उम्र में एक्सपायरी हो जाते थे तो कैंसर कई बार होता ही नहीं था, बट अभी एवरेज एक्सपेक्टेंसी इज 80 to 85 ईयर्स। ओके, जब एक इंसान लंबे समय तक जी रहा है, 80 से 85 साल तक, तो कई बार कैंसर लेट स्टेज ऑफ लाइफ यानी कि 80s में डायग्नोस होता है। बहुत सारे हमारे पास जेरियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, और उनको भी कैंसर डायग्नोस होता है जिसको हम ट्रीट करते हैं। ओके सर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल लोगों में मतलब बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि कैंसर छूने से फैलता है। अगर किसी को कैंसर है, एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। हाँ। कैंसर एक इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है। ओके। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं कर सकती है। अगर कोई एक फैमिली मेंबर है, वो अगर अपने बच्चों के साथ रहता है या अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, अपनी वाइफ के साथ है, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कभी भी नहीं। अगर वो झूठा खा ले किसी का, तो उससे कैंसर नहीं वही होता है। ऑफ कोर्स देयर मे बी अदर रीजन भी, मे आई एडवाइस यू टू स्टे अवे और डू नॉट यूज द कॉमन यूटेंसिल्स। उसका कारण ये होता है कि हम कैंसर पेशेंट्स में इन्फेक्शन रोकना चाहते हैं। उसके लिए हम उनको कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा अलग रहिए, अलग वॉशरूम यूज करें, बट देयर इज नो रिस्क ऑफ कैंसर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके। एंड कैंसर में आपने ये देखा होगा सर कि जब कीमो होती है तो काफ़ी लोगों के बाल हट जाते हैं, झड़ जाते हैं, है ना, बहुत। और उस टाइम पे जो मेंटल ट्रॉमा होता है किसी भी लड़की के लिए भी और किसी लड़के के लिए भी बहुत अलग होता है। उस टाइम पे क्या सजेस्ट करते हो आप अपने पेशेंट्स को? हेयर लॉस इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, सो आई वुड से अगर कीमोथेरेपी हम देते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट, नॉट ऑल पेशेंट, बट 60 to 80% ऑफ द पेशेंट टू एक्सपीरियंस हेयर फॉल। ये माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, कई बार कंप्लीट हेयर लॉस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ chemotherapy and the intensity of chemotherapy that we are giving. So we suggest that not to feel ashamed about it. Be out in open. अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो इसका मतलब आप एक कैंसर फाइटर हैं, आप एक सर्वाइवर हैं, और अगर आपके बाल चले भी गए हैं तो भी ये एक आपके लिए सोर्स ऑफ प्राइड होना चाहिए कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपने बॉल्ड हेड के साथ भी बाहर आ सकते हैं। सो हम हमेशा उनको एनकरेज करते हैं कि आप इस चीज को एम्ब्रेस कीजिए, इसको एक्सेप्ट करिए कि आपके बाल नहीं है। फिर भी अगर आप कंसर्न है कि मैं नहीं चाह सकता
बिना बालों का सिर लेके, तो उस केस में विंटर्स में इजीली आप कोई टोपी लगा सकते हैं, स्कार्फ पहन सकते हैं। उसके अलावा आजकल बहुत ही एक्सीलेंट विग्स आर अवेलेबल जो आपके लिए कस्टमाइज की जाती हैं आपके हेड साइज के अकॉर्डिंग। उनका साइज होता है, बालों का कलर, बालों का टेक्सचर, जो आपके नेचुरल बाल हैं एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ दैट काइंड ऑफ विग्स आर अवेलेबल। कोई एक नॉर्मल इंसान उसको देख के बता भी नहीं सकता कि ये विग लगाई हुई है। पर्टिकुलरली फॉर द फीमेल्स वी डू टेल देम दैट यू माइट लूज योर हेयर एंड इट इज गुड दैट यू कैन एक्सेप्ट इट, बट इफ यू कैन नॉट, प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प ऑफ अ गुड हेयर ड्रेसर। आप एक अच्छा विग जरूर लीजिए जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम ना हो। करेक्ट। एक इमोशनल स्टोरी पे आना चाहता हूँ सर मैं आपके साथ, क्योंकि आपके इतने पूरे एक्सपीरियंस में आप बहुत सारे पेशेंट से मिले होंगे। कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपको लगा हो कि हाँ मतलब इसको, जो आपके दिमाग से भी अभी तक नहीं गई हो? देखिए बहुत सारे स्टोरीज हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड कैंसर डे है और हमारे कैंसर की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका मतलब है कि हर कैंसर पेशेंट की स्टोरी अपने आप में एक यूनिक है, तो इसलिए बहुत सारी स्टोरी हैं। बट एक जो पर्टिकुलर स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि एक हमारे पास अंकल जी है, अप्रोक्सीमेटली 75 ईयर एज की रही होगी, स्टेज 4 कैंसर, लंग कैंसर उनको था। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स वी टोल्ड देम कि सी इट इज स्टेज 4 सो यू कैन नॉट बी क्योर्ड, बट ऑफ कोर्स वी कैन गिव यू सम थेरेपी जिससे हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं एंड यू मे लिव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो बिकॉज एज वॉज ऑलरेडी 75, सो हम कीमोथेरेपी वगैरह इस तरह का कुछ भी हमको नहीं दे सकते थे। अच्छा, सो मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स वर लाइक कि ठीक है हम छोड़ देते हैं, लेट्स नॉट गेट एनी ट्रीटमेंट टू हिम, लेट्स जस्ट टेक हिम होम, जितने भी दिन बच्चों की सेवा किया जाए। पर अंकल जी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे कि नहीं मैं तो इस कैंसर को हरा कर ही रहूंगा। सो हमने उनके फर का कुछ टेस्टिंग की, उससे मेरे को पता चला कि इम्यूनोथेरेपी इनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। अच्छा। हमने इम्यूनोथेरेपी उनको स्टार्ट की। इम्यूनोथेरेपी की टिपिकल कीमोथेरेपी की तरह कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। अंकल जी ने बहुत अच्छे से उनको टॉलरेट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 महीने के बाद उनका जो पेट स्कैन था इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। पूरा का पूरा कैंसर ही खत्म हो गया था 3 महीने के 4th स्टेज से भी। एग्जैक्टली। ये टेम्परेरी है, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली क्योर हो गया है, बट फॉर द टाइम बिंग उनका कैंसर कंप्लीटली खत्म हो गया। आज उनको 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वो अभी भी आते हैं, अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। ही इज एब्सोल्युटली फाइन। ही रिसेंटली ट्रेवल्ड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, सो ही इज मेंटेनिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ही इज स्टेइंग विद हिज फैमिली, ही इज ट्रैवलिंग, ही इज डूइंग व्हाटएवर ही वांट्स टू डू एंड द कैंसर इज treatment is still going on, so life goes on even if cancer is there. सर जब किसी को कैंसर होता है तो वो हॉस्पिटल में जाता है, अच्छे डॉक्टर से मिलता है, सर्जरी करवाता है, तो क्या वो क्योर होने आता है? सबसे बड़ी बात। और क्या आपको लगता है सर्जरी से भी कैंसर फैल जाता है? देखिए हम तो कोशिश करते हैं कि सारे पेशेंट को हम क्योर कर पाए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है जिस भी स्टेज का हो हम तो चाहते हैं कि क्योर कर पाए। यूजुअली सर्जरी का जो रोल होता है वो अर्ली स्टेज कैंसर यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कैंसर तक ही होता है। स्टेज 4 में सर्जरी का यूजुअली कोई रोल नहीं होता है। लेकिन सर्जरी हमेशा जब की जाती है तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को करते हैं। डॉक्टर्स की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई होती है, रिगरस लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद ये लोग करते हैं। तो अगर ये कोई सर्जरी करते हैं तो यूजुअली वो बहुत ही सेफ होती है और सर्जरी से पर से कोई कैंसर नहीं फैलता है। अगर ऐसा किसी को लगता है कि सर्जरी के बाद कैंसर फैल जाता है तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई अनट्रेन्ड या फिर कोई झोला छाप डॉक्टर या कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स ने अगर कोई सर्जरी कर दी है तो ऑफकोर्स कैंसर फैल सकता है। बट यूजुअली अगर एक ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट से की जाए तो सर्जरी से कैंसर नहीं। कपिल सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा आपसे, और जो भी पॉडकास्ट ये सुन रहे होंगे उनको भी मतलब ये क्वेश्चन बहुत प्रेरित करेगा। जो कैंसर का एक सबसे बड़ा ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी दी जाती है, और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कीमोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, इवन मुझे भी लगता है, तो क्या ये सच है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। सो कीमोथेरेपी एक नॉर्मल आईवी ड्रिप की तरह दी जाती है, जैसे कोई भी आप ग्लूकोज का सलाइन कोई भी आप इन्फ्यूजन लगवाते हैं, सो इसी तरीके से आईवी ड्रिप की तरह दी जाती है, विच इज कंप्लीटली पेनलेस। कीमोथेरेपी के बाद ऑफ कोर्स कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं और यूजुअली हम उनको मेडिसिन के थ्रू इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, पर से कीमोथेरेपी इज नेवर पेनफुल। तो क्या कीमोथेरेपी हमेशा कैंसर का ही ट्रीटमेंट होती है? क्या उसके बिना कैंसर ठीक नहीं सकता? नहीं, बहुत सारे कैंसर के ट्रीटमेंट हैं और आजकल जितना नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। कीमोथेरेपी के अलावा भी हमारे पास टारगेटेड थेरेपीज हैं, इम्यूनोथेरेपीज हैं, कार टी सेल थेरेपी है और भी कुछ ओरल टैबलेट्स भी हैं। तो अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इवन कीमोथेरेपी के बिना भी। बट ऑफ कोर्स नॉट सिंगल साइज फिट्स एवरीवन। हर पेशेंट के लिए हर ट्रीटमेंट सुटेबल नहीं होता है। इंडिविजुअल पेशेंट्स के लिए मैं इंडिविजुअल करेक्ट ट्रीटमेंट चूज करूँ।
एक और अगला सवाल बहुत तो महत्वपूर्ण कि अगर किसी को कैंसर होता है, तो भगवान करे हमारी किसी भी ऑडियंस को कैंसर कभी ना हो, बट फिर भी अगर किसी को कैंसर होता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि कितना पैसा लगेगा, कैसे खर्चा होगा, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तो अगर किसी को कैंसर होता है तो सबसे पहले उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कितने पैसे लगाकर वो अपना कैंसर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल सवाल पूछा आपने। सो सिर्फ कैंसर ही नहीं, कोई भी बीमारी अगर आपको हो जाए तो ये आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ड्रेन कर सकती है। इसलिए मैं अपनी सारी ऑडियंस को एब्सोल्युटली मस्ट एडवाइस, प्लीज डू टेक अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस। अगर एक आपके पास अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है तो सिर्फ कैंसर ही नहीं, किसी भी बीमारी के लिए जो भी फाइनेंशियल बर्डन है उससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं भी लिया हुआ है तो भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, जिसके थ्रू ट्रीटमेंट फ्री में भी किया जा सकता है। बहुत सारी एनजीओस हैं जो फाइनेंशियल एड करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप डोनेशन के लिए अपील कर सकते हैं, और बहुत सारे एन नंबर ऑफ डोनर्स आते हैं हु डोनेट ऑन द रेगुलर बेसिस। और बहुत सारे कई बार क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे होते हैं जिसमें जो एक्सपेंसिव मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा सकती है। So I completely agree with you. The cancer treatment is usually very expensive and it is difficult for a normal middle class person to afford it easily. So I just advise them that please have a good health insurance, and even if not that, explore your options as much as possible. Some kind of help can be done. मेरा अगला सवाल भी इसी रिलेटेड है, लेकिन आप मेरे को बताइए कि मिनिमम कितना अमाउंट, एक एवरेज बताइए मुझे। आज की डेट में अगर मुझे कहना होगा फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, आई वुड सजेस्ट फॉर अ फैमिली ऑफ 4 हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स, आई वुड सजेस्ट आपको मिनिमम 10 लाख रुपए का कवरेज आपको लेना चाहिए। जो पहले 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का कवरेज लिया जाता था, आई फील इट इज नॉट एनफ दीस डेज। अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 10 लाख का कवरेज। लेकिन क्या इंश्योरेंस कवर होता है कैंसर के लिए? बिल्कुल। आजकल ज्यादातर जितनी भी पॉलिसीज आ रही हैं उनमें कैंसर ट्रीटमेंट को भी कवर किया जाता है। ऑल्दो कुछ पॉलिसीज में देयर कैन बी अ सब लिमिट फॉर अ मॉडर्न ट्रीटमेंट। सपोज अगर हम इम्यूनोथेरेपी की बात करें या हायर एडवांस थेरेपी जैसे रोबोटिक सर्जरी की बात करें, तो कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक सब लिमिट हो सकती है कि उतना ही अमाउंट उस ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली, सब लिमिट्स को समझें और एक ऐसी पॉलिसी चूज करें जिसमें इस तरह की सब लिमिट्स ना हो। कौन से इंश्योरेंस टर्म्स में मतलब कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिसमें यूज नहीं कर सकते हम इंश्योरेंस को कैंसर के इलाज में? जैसे अगर मान लीजिए आपकी कोई हिस्ट्री है स्मोकिंग की, अल्कोहल की या इस तरीके की, हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में पेशेंट को स्मोकिंग किया होता है या टोबैको लिया होता है या अल्कोहल लिया होता है। अगर आपने उस तरह की कोई हिस्ट्री है तो ऑफ कोर्स आपका इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। दूसरा होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। सपोज आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, जो कि आपने इंश्योरेंस लेते हुए डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि कई बार इंश्योरेंस एजेंट्स आपको बोल देते हैं कि सर आप इसको डिक्लेयर मत करो, आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। अगर आपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को डिक्लेयर नहीं किया है और बाद में निकल के आता है कि आपको वो बीमारी थी, तो उस केस में भी आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट किया जाता है। तीसरा जो मैंने आपको बताया, अगर आपको एक बहुत एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि रोबोटिक सर्जरी या फिर हाईपेक ट्रीटमेंट, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या फिर ओरल कीमोथेरेपी अगर आपको ले रहे हैं, तो कुछ इंश्योरेंस उनको कवर नहीं करती। एक सबसे बड़ा मिथ और है सर कि चीनी खाने से भी कैंसर होता है, मतलब ये कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो आप दूर करिए। चीनी खाने से डायरेक्टली कैंसर नहीं होता है, इट्स अ मिथ। द मिथ केम फ्रॉम द वर्ल्ड दैट कैंसर सेल्स फीड ऑन शुगर, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट उतना शुगर तो आपके ब्लड में हमेशा ही होता है। एक नॉर्मल इंसान, नॉन डायबिटिक, आपका भी अगर मैं ब्लड शुगर अभी चेक करूंगा तो 90 से 100 mg पर DL तो आपके अंदर भी ब्लड शुगर होगा ही होगा। चीनी खाने से डायरेक्टली कोई एक्स्ट्रा फीडिंग नहीं होती है कैंसर की, और कैंसर ग्रो भी नहीं करता है। लेकिन चीनी खाने के अपने साइड इफेक्ट, जैसे कि ज्यादा चीनी खाने से आपका वेट गेन हो सकता है, आप मोटे हो सकते हो, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल आपका डिरेंज हो सकता है, तो उन सब की वजह से सेकेंडरीली आपको ऑफ कोर्स कैंसर हो सकता है। एक और आजकल सोशल मीडिया क्योंकि सब लोग देखते हैं, और आजकल आपने देखा होगा कि जो हिना खान है और सिद्धू की वाइफ है, उन्होंने अपनी डाइट प्लान को चेंज करने के बाद कैंसर को रिकवर करा है, तो कितना सच है ये एक रॉन्गली इंटरप्रेटेड नैरेटिव है। सो बेसिकली वेरी हैप्पी फॉर दैट कि उनका कैंसर जो है वो क्योर हो गया और उनके कैंसर में कंट्रोल हो गया। तो क्या वो झूठ बोल रहे? ऑफ कोर्स। अच्छा, बट थेरेपी जो है, जो डाइट थेरेपी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट उसका रोल है कैंसर को क्योर करने के लिए नहीं, बल्कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उस समय पे अपनी हेल्थ को ओवरऑल अच्छा रखने के लिए।
सो हम भी इस तरह के डाइट मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं, बट इट इज टू कीप यू हेल्दी ओवरऑल एंड आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाए, जिससे कि हम कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट को आपकी बॉडी अच्छे से टॉलरेट कर पाए। लेकिन पर से सिर्फ डाइट की वजह से आपका ये आंसर खत्म नहीं हो सकता है। जो भी आप एग्जाम्पल मुझको दे रहे हैं उन सबका कैंसर ट्रीटमेंट वाज एक्चुअली गोइंग ऑन along with the dietary change. So this is a misrepresentation or misnarrative that we have to understand. अच्छा, किसी को कैंसर होने के बाद अगर वो क्योर हो जाता है तो आपके हिसाब से क्या उसे वापस भी कैंसर हो सकता है? Absolutely. See, depending upon the stage, there are chances of cancer coming back. It is called as cancer recurrence. So depending on the cancer type and also the stage at which it was treated, the recurrence rate may vary from as low as 20% to 50%. तो 20 to 50% केसेस में कैंसर वापस आ सकता है। इसके लिए हम पेशेंट्स को कैंसर ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी रेगुलर सर्विलेंस पे रखते हैं। हम उनको हर 3 महीने में विजिट पे बुलाते हैं, जिनके हम उनके एसेंशियल टेस्ट करते हैं और ट्राई करते हैं देखने के लिए कि कहीं कैंसर का कोई एविडेंस तो नहीं है। शुरुआत के 2 साल में हम उनको हर 3-3 महीने पे बुलाते हैं, फिर हम उनको हर 6-6 महीने पे बुलाते हैं और इवन पूरी लाइफ हम उनको साल में एक बार तो बुलाते ही हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि कैंसर दोबारा तो नहीं आ गया है। अगर मैं कैंसर के बचावों के अपने घर के नुस्खों से पूछना चाहूँ कि क्या है वो, तो क्या हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कैंसर बचाव के लिए, वो मैं बोलूंगा अवॉइडेंस ऑफ प्लास्टिक्स इन ऑल फॉर्म। हमारे किचन के अंदर ही कैंसर पनप रहा है, तो हमारी कुछ आदतें हैं, जैसे कि हम अपना पानी की बोतल जो प्लास्टिक की यूज करते हैं, उसकी जगह हम कोई कॉपर की, मेटल की या फिर ग्लास बॉटल को यूज कर सकते हैं। लेकिन कपिल सर, मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर जैसे चाय पीते हैं तो हम प्लास्टिक कप से पीते हैं, उसके बारे में कुछ मिथ बताइए। सो आई एम कमिंग टू दैट, द होल माइक्रो प्लास्टिक्स। तो जब भी हम कोई भी हम चाय ले रहे हैं तो वो भी आजकल तो प्लास्टिक कप नहीं यूज होते, ज्यादातर सिरेमिक कप और पेपर कप यू विल फाइंड। पर जैसे आपने किसी ढाबे से या छोटे से खोखे से अगर चाय ली तो कई बार वो पॉलिथीन में पैक करके आपको दे देते हैं, दैट शुड बी अवॉइडेड। जो आप जोमेटो स्विगी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं उनके कंटेनर्स कई बार प्लास्टिक के होते हैं, तो उसको आप इमीडिएटली अपने सिरेमिक या ग्लास बर्तनों में ट्रांसफर कर लीजिए। जो आप घर में अपना आटा, दाल या कुछ भी और चीज स्टोर करते हैं तो स्टोरेज कंटेनर्स में भी आप प्लास्टिक को हटाइए। अपनी जिंदगी से आप जितना प्लास्टिक को हटा सकते हैं उतना आप हटाइए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है जो आप कर सकते हैं अपने घर के लिए। दूसरा है कि आप कंप्लीटली स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा, पान, ये सब एडिक्शंस को आपको छोड़ना चाहिए। आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने वेट को कंट्रोल में रखें। डाइट में बहुत ही फैटी फूड, बहुत ही प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएं। फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स और पल्सेस एंड हाई प्रोटीन डाइट का सेवन करें। तो कपिल सर, मेरा अगला सवाल थोड़ा सा मजाक करते हुए है कि थोड़ा सा आप मुझे बताएं तो मिथ और फैक्ट्स में क्या क्या डिफरेंस है। मैं कुछ वर्ड्स लूंगा, आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज करेक्ट इन बिटवीन देम। सो पहला है कैंसर इज डेथ सेंटेंस। इट्स अ मिथ। वन गेट्स कैंसर बिकॉज ऑफ कर्मा। एब्सोल्युटली फॉल्स। कैंसर इज कंटेजियस। एब्सोल्युटली फॉल्स। हेयर डाई, डिओड्रेंट्स डू नॉट कॉज कैंसर। They do. It's false. कैंसर आर ऑलवेज हेरिडिटरी। It's false. Not all cancers are hereditary. Some forms of tobacco do not cause cancer. All forms of tobacco cause cancer. It's false. ओके तो सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे रैपिड फायर राउंड लेके। अब मैं 2-3 सवाल आपसे ऐसे लेना चाहता हूँ जिससे शायद लोगों की थोड़ी अवेयरनेस बढ़ जाए। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर कोई इंसान अपने आप में ठीक होना चाहता है कैंसर होने के बाद, तो उसको सबसे पहले ऐसे कौन से नियम है या फिर डिसिप्लिन है जो उसे अपनाने चाहिए अपने डेली रूटीन में, ताकि वो अपने आप में स्ट्रांग भी रह सके और वो ठीक भी हो जाए? सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात जो कि एक कोई भी कैंसर पेशेंट जो है, जो कैंसर से जूझ रहा है, नॉट जस्ट द कैंसर पेशेंट बट द होल फैमिली, बिकॉज वी ट्रीट कैंसर नॉट एज अ पेशेंट प्रॉब्लम बट एज अ फैमिली प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। तो हमने यूजुअली देखा है कि जो भी पेशेंट बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आते हैं, जो हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर दैट आई विल डिफीट दिस, दे आर एक्चुअली यूजुअली एबल टू डिफीट इट। सो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, नॉट हैविंग अ ग्लूमी एनवायरनमेंट एट होम, नॉट फीलिंग होपलेस अबाउट इट, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है डाइट का अपना ध्यान रखना। तो जब भी आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चलाता है, आपको एक हाई प्रोटीन डाइट एडवाइस की जाती है, आप उसको फॉलो करें। अपना वेट कंट्रोल में रखें, डेली एक्सरसाइज करें, वेट को कंट्रोल में रखें और जो भी एडिक्शंस हैं जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, इन सब से दूर रहें। कई बार ऐसा देखा गया है कि कैंसर हो गया किसी पेशेंट को, ठीक भी हो गया, उसके बाद वो दोबारा से टोबैको कंजम्पशन या स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। वैसा बिल्कुल ना करें।
जो भी आपको पीरियोडिक चेकअप के लिए आपको हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट बुलाया गया है, उसका रेगुलर फॉलोअप जरूर रखें। अपने अपॉइंटमेंट्स वो कभी भी मिस ना करें। क्या ऑयली खाना खाने से भी मतलब कैंसर बढ़ जाता है? डायरेक्टली नहीं, बट ऑफ कोर्स ऑयली फूड खाने से आपकी शरीर की इम्यूनिटी कम हो सकती है, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है और आपका वेट गेन भी हो सकता है। सो ये सारे कारण मिलके कैंसर वो कर सकते हैं। सर जैसे डॉक्टर को कहीं ना कहीं भगवान का रूप माना जाता है और इतने सारे पेशेंट से आप मिले होंगे, कभी कोई एक ऐसी स्टोरी आपकी रही हो किसी पेशेंट की जिसमें देखकर आपके भी आंखों से आंसू निकल गए हो? Oh, that's a very touchy topic. Also, this had happened so many times. This had happened so many times. Particularly जब आप किसी एक अंडर सर्व एरिया में ट्रीटमेंट करते हैं या कोई पेशेंट है जो बहुत सारे हजारों किलोमीटर दूर से चल के आता है और आपको बता दिया गया है कि आपका कैंसर डायग्नोस हो गया और अभी ठीक नहीं हो सकता है, and then they come to us and then we diagnose and we treat, and sometimes they really feel that when we were hopeless, जब हमें कभी नहीं लगा था कि हमारा कोई बचेगा, तब उस केस में आपने होप खिलाई और उसको ठीक भी किया। तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंस है, तो मैं अपने करियर की स्टार्टिंग ही कर रहा था, तो एक 13 साल का लड़का जिसको ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ। और ब्लड कैंसर इस तरीके का होता है कि उसके कोई पहले साइन और सिम्टम नहीं होते, एकदम इमीडिएटली 2 दिन के अंदर डायग्नोस हो गया। बच्चे को फीवर आया, फीवर के लिए एक लोकल डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे उनका ब्लड टेस्ट हुआ, उससे पता चला कि उसका WBC काउंट 2 लाख है, जो कि नॉर्मल 4,000 से 11,000 के बीच होना चाहिए। बाप रे बाप, इतना ज्यादा? यस, इसका मतलब है उसको ल्यूकीमिया है, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है। उसके बाद उसको बताया गया बहुत ही डेंजरस कैंसर है और इसका क्योर बहुत मुश्किल है। देन पेशेंट केम टू मी, हमने उसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के बाद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी आए जिनको बीच बीच में हमने मैनेज किया। 1.5 साल के ट्रीटमेंट के बाद वो बच्चा बिल्कुल कंप्लीटली क्योर हो गया। क्योर के बाद उसने 10th के बोर्ड दिए जिसमें उसके 70% मार्क्स आए, फिर उसने 12th बोर्ड दिया जिसमें 90% मार्क्स आए, और अब वो बच्चा IIT क्रैक करके IIT में है। सो जब वो मेरे पास आया था उसमें वो 9th स्टैंडर्ड क्लास में था, तो उस समय उसके पेरेंट्स को लगा था कि पता नहीं है हमारा, एंड सिंगल सन और कोई नो सिबलिंग, तो कोई बचेगा भी या नहीं बचेगा, और आज उनका वो बच्चा IIT है। नहीं, तो कहीं ना कहीं आपने एक बच्चे को उसकी जिंदगी नहीं, देश को एक जिम्मेदार नागरिक भी दिया है। आई एम जस्ट अ मीडियम, सो करने वाला तो ऊपर वाला ही है। थैंक यू सो मच सर कि आपने उस बच्चे को बचाया। लेकिन मेरा इसी से सवाल एक निकलता है, 13 साल के बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है सर? क्या रीजन हो सकता है? मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों के अंदर भी कैंसर्स होते हैं, तो 13 साल का ही नहीं, हमारे पास इन्फेंट्स भी आते हैं। तो क्या जीन्स से हो रहा है ये? Sometimes it may be genetic, sometimes it may be non-genetic, sometimes it just not known. Science does not know. Science is not perfect. अभी हमें नहीं पता है कि क्यों हुआ, बट कुछ बच्चों को अभी भी कैंसर होता है। एंड मेरा अगला सवाल आपसे कि जब आप ऐसे पेशेंट्स को देखते होगे जो अपनी लाइफ से डेली लड़ रहे हैं, और मैं कैंसर पेशेंट्स को कैंसर वॉरियर ज़्यादा बोलता हूँ और आप लोग तो उन्हें बचा रहे हो, तो आपकी अपनी लाइफ में कितना बड़ा फर्क पड़ता है उन लोगों को देखकर सर? बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आप एक कैंसर पेशेंट से डील कर रहे हैं एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ फार्मासिस्ट, एनी काइंड ऑफ एज एन NGO, जो भी कैंसर पेशेंट्स के टच में रहता है किसी भी फॉर्म में, हम सबकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। 2 चीज़ें हैं, एक तो पहले हमें कंपैशनेट होना है, हमें एम्पैथी दिखानी है टुवर्ड्स अ पेशेंट, पेशेंट फैमिली। सो हम उनको एक सिर्फ केस से एक पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, हमको समझना पड़ता है कि what kind of mental end they're going through, not just the patient but the whole family, and we have to keep all those factors in mind before deciding upon a further treatment plan. हमें थोड़ा सा उनमें अंदर इन्वेस्ट भी होना है, बट थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखना है, क्योंकि कई बार अगर हम बहुत ज्यादा इमोशनली हो जाते हैं और कई बार पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, तो इट कैन अफेक्ट अस सीवियरली। करेक्ट। तो इसीलिए हमें कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमें ये चीज समझ में आती है कि लाइफ इज वेरी फ्रेजाइल, आपको नहीं पता है अगले दिन या अगले मिनट आपके साथ क्या होने वाला है, तो जब तक आप जिंदा हैं अपनी लाइफ को खुलकर जिए, लेकिन ऑफ कोर्स हेल्थ रिलेटेड जो भी आपको एडवाइस दी जाती है उनका ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे है। तो थैंक यू सो मच कपिल सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बस लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप लास्ट में हमारे जो व्यूअर्स हैं जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको भी मैसेज देना चाहते हैं तो? यस ऑफ कोर्स, तो जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आज वर्ल्ड कैंसर डे है। कैंसर इज अ रियल थ्रेट फॉर आवर कंट्री। इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एपिडेमिक ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक डायबिटीज विच वाज देयर। इसलिए कैंसर से बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे रखें, कोई भी एडिक्शन जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनसे दूर रहें, हाई प्रोटीन डाइट लें, डेली एक्सरसाइज जरूर करें, अपना वेट कंट्रोल में रखें। कैंसर स्क्रीनिंग जैसे कि 40 साल से ऊपर की फीमेल्स के लिए एनुअल मैमोग्राफी और पेप स्मीयर एवरी 3 इयर्स, ये सब कैंसर स्क्रीनिंग का ध्यान रखें। HPV वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान रखेंगे तो आप कैंसर से जरूर बच पाएंगे। थैंक यू।
तो थैंक यू सो मच कपिल सर फॉर कमिंग आवर शो। लेकिन वो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई थिंक जितने भी मिथ थे कैंसर को लेकर वो आज वर्ल्ड कैंसर डे पे सारे के सारे हट गए होंगे। जो भी ये पॉडकास्ट सुन लेता है कहीं ना कहीं उसको पता चल जाएगा कि हाँ, ये पॉडकास्ट से मुझे ये सॉल्यूशन मिलेगा, और यही हमारा मकसद भी इस पॉडकास्ट को करने का। Absolutely, absolutely. Pleasure is all. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो। जितने भी लोग यहाँ तक इस पॉडकास्ट को सुनते हुए आ गए हो, आप सभी से मेरी ये विनती है, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि कपिल सर ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो सभी के काम आने वाली है। और कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी मतलब आप अपनी लाइफ को खुल के जिए। जैसा कपिल सर ने बताया, अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, क्योंकि कपिल सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोगों को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो सर। थैंक यू सो मच। Thank you.